कोरोना के बाद देश या नहीं कहीं दुनिया के हालात बदले हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है और भारत और नेपाल के संबंध की जब बात होती है तो रोटी बेटी के संबंध कहा जाता है। लेकिन भारत नेपाल किस तरह के संबंध आज की तारीख में है और क्या असर आर्थिक जो स्थिति बनी है उसकी वजह से पड़ा है, हम इस सब मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ नेपाल के कृषि मंत्री हैं महेंद्र राय जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अल्लाह धन्यवाद है। अच्छा, किस तरह के संबंध भारत और नेपाल के बीच में देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सबसे खराब दौर से संबंध गुजर रहे हैं। नहीं, नेपाल और भारत का संबंध हमारा बहुत पौराणिक संबंध है नहीं, और ये ऐतिहासिक है और विश्व में एक नमूना के हिसाब से हमारा दोनों देश के बीच संबंध है। हमारा सांस्कृतिक है, धार्मिक संबंध है और बहुआयामिक संबंध है। हम दोनों देश के बीच में जो साझा हमारी समस्या है, दो देश हैं, दोनों साझा समस्या हम लोग आपस में सहमति के आधार पर समाधान करते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी क्षण किसी समय हर देश की राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी नेपाल भारत का संबंध सदियों से जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से अभी भी है। संबंध में कोई मतलब महत्वपूर्ण रूप से ही संबंध विस्तार होते जा रहा है। अच्छा, विस्तार होते जा रहा है वो तो ठीक है, आप बात करें कितना असर इसमें जो पड़ोसी देश है आपका चाइना, उसका देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, भारत का प्रभाव कम हो रहा है। नहीं, देखिए, अब चाइना का प्रभाव नेपाल और भारत का संबंध ऐसा संबंध है जो हमारी सारी अर्थव्यवस्था, सारी हमारी जितनी भी आवश्यकता है वो भारत से ही पूर्ति होता है। और नेपाल का भारत ही महत्वपूर्ण बाजार है और हिमालय हमारे साथ खड़ा है। नदी की बहाव दक्षिण की तरफ है, तो नेपाल के संपूर्ण नेपाली जनता का भी सभी चीज़ आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव है। इसीलिए संबंध तो हमारा भारत से ही है। और चीन का प्रभाव स्वाभाविक है, वो भी एक संपन्न देश है, एक राष्ट्र है नहीं, प्रगतिशील देश है, विकासशील देश है और स्वाभाविक रूप से सीमावर्ती देश है। उसके साथ भी नेपाल का अच्छा संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। जीवन शैली, जीवन का जो आफन है वो भारत से ही होता है। हमारा सीधा बॉर्डर खुला हुआ है, सीधे आते हैं, सीधे जाते हैं। जो हमारा 1950 का संधि वो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के हम उपयोग करते हैं। ऐसा संबंध तो विश्व में अद्वितीय संबंध है, किसी भी देश के साथ नहीं है। अच्छा, अद्वितीय संबंध की बात करें, हम भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में बैठे हुए हैं और ये कहा जाता है रक्सौल से जो व्यापार पहले होता था अब वैसा व्यापार रह नहीं गया। नहीं, ऐसा व्यापार है, व्यापार का अभी भी कहेंगे भारत से दिन प्रतिदिन व्यापार बढ़ते जा रहा है। अब इस नका से दूसरा नका भी हमारा भैरवा खुल गया है। अभी हमारा ICP बन रहा है, महेंद्रनगर बन रहा है, नेपालगंज में बन रहा है, विराटनगर बन रहा है। इसलिए व्यापार का सीमाएं जो अवस्था है भारत और नेपाल के बीच में, वो सभी जगह इसका फैलाव हो रहा है। इसलिए हो सकता है यहाँ पर कम प्रभाव पड़े, लेकिन व्यापार में कोई कमी नहीं है, व्यापार तो बढ़ते जा रहा है। अच्छा, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब संबंधों के बाद बात करते हैं। जो कोविड-19 के बाद जो स्थिति बनी, ये कहा जा रहा था कि श्रीलंका जैसी स्थिति नेपाल की हो रही है और वहाँ पर जो है चीज़ों को कम किया जा रहा है, आयात कम किया जा रहा है और सब चीज़ों को वो कट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो जो मीडिया में इस तरह का प्रचार आया है, अभी भी नेपाल सरकार का बजट भरकर प्रस्तुत किया गया है। अभी 18 खरब का बजट है और विगत में भी यही बजट का हमारा जो देश की अपनी स्रोत है, साधन, उसके आधार पर है और उस तरह का कोई प्रभाव नहीं है। स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोविड-19 के बाद सभी जगह इसका प्रभाव पड़ा है। नेपाल सरकार के तरफ से भी कुछ मिति व्याप्यता अपनाया गया है नहीं, कुछ जो वस्तु है, उस विलासिता की वस्तु है, उसको थोड़ा सा न्यूनीकरण किया गया है ताकि अपने देश के अर्थतंत्र को हम मजबूत करके रखें और आगे बढ़े। और आत्मनिर्भर देश की अर्थतंत्र को बनाने के लिए हमारी बजट का इस बार जो प्रस्तुत किया गया वो सभी चीज़ है। इसीलिए मुझे लगता है कि उस तरह का वो मीडिया का प्रचार, उस तरह का अवस्था नहीं है नेपाल में। अच्छा, नहीं, कहा यह जाता है कि जिस तरह के जो आर्थिक स्थिति है नेपाल की, वो जो बाहर लोग काम करते हैं, चूँकि कोविड की वजह से वो आ गए और दूसरी चीज़ है पर्यटन, और पर्यटक आते नहीं थे, इस वजह से फॉरेन रिजर्व जो है बहुत कम हो गया है या लगभग खत्म जैसी स्थिति। नहीं, अभी भी हमारे यहाँ रेमिटेंस का सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक जो है। अभी भी कोविड-19 से बहुत लोग चले गए हैं, है नहीं, अभी भी लोग जा रहे हैं विदेश में, अभी लोग जा रहे हैं हमारे देश से। इसीलिए रिमिटेंशन हमारे यहाँ ठीक है। विदेशी लोग तो बीच में सभी देश में बंद था, विदेशी लोगों का भी आवागमन बढ़ गया है और मुझे लगता है कि भारत से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, है नहीं। अभी देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में भारत के ही
टूरिस्ट लोग हैं, है नहीं, उसी तरह से और देश के भी पर्यटन लोग हैं, हिमालय में लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा कोविड में तो हमारा असर पड़ा है अर्थव्यवस्था में, जो पर्यटन के आप ये मानते हैं आने वाले दिनों में बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा? हाँ नहीं ठीक है ठीक है। हमारे देश में है ना स्वाभाविक रूप से है ना, आने वाले देश में आने वाले समय में अभी भी वर्तमान अवस्था में हमारे देश में जो अपनी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हम लोग अपने देश में मितव्ययता का भी एक मापदंड अपनाया है। हम सभी नागरिक अपने देश में चीज़ों को कमी कर रहे हैं, काट रहे हैं जो बाहर से लानी। नहीं काट नहीं रहा है, न्यूनीकरण किया गया है। न्यूनीकरण किया गया है कि अब जैसे तेल की खपत है, अभी हमारे सरकार ने हफ्ते में 2 दिन छुट्टी किया है। इतवार हमारी ऑफिस होती थी, अभी इतवार बंद किया गया है। तेल कम यूज हो, है ना, उसको कम यूज हो, है ना, उसको नियंत्रण किया जाए, है ना, सभी लोग मितव्ययता को अपनावे, है ना, फजूल खर्च नहीं करे। आने वाले जो सामग्री है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, इसीलिए कम किया जाए कि आपूर्ति व्यवस्था भी ठीक ठाक रहे। अच्छा, आपूर्ति व्यवस्था ठीक ठाक रहे। तेल पे ही आने वाले थे, और ये कहा जाए कि पहले भारत के लोग जाते थे तेल लेने के लिए नेपाल में, लेकिन अब जो है बीच में ऐसी स्थिति आई कि दोनों जगह मतलब कहा जाए कि भारत में कम रेट है, नेपाल में ज़्यादा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है कि देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, हम तो भारत से ही तेल लेते हैं ना, हमारी तेल का लेकिन तभी लोग यहाँ चले जाते थे। हम सब्सिडी देते थे, अभी सब्सिडी को हमने संतुलन किया है नहीं, अपने बाजार व्यवस्था करने के लिए हमने सब्सिडी को व्यवस्था किया है। भारत सरकार भी तो कभी काल सब्सिडी जो है उतार चढ़ाव में होता रहता है नहीं, यहाँ भी तो तेल में कभी मूल्य वृद्धि हो जाता है, कम हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर ना तेल का मूल्य निर्धारण होता है, तो इस आधार से हमारे यहाँ भी तो संतुलित है। हम चाहेंगे दोनों देशों के बीच तेल का मूल्य संतुलित हिसाब से। तेल पे आधारित अर्थव्यवस्था है और उसके लिए आप 2 दिन बंद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जब अगर स्थिति ऐसी ही रही, दुनिया में लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, और तेल के दाम लगातार वो हो रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले दिन भी बहुत अच्छे नहीं है नेपाल के लिए? नहीं अच्छे दिन है, इसीलिए है कि जो आपके यहाँ भी तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, हमने उस छुट्टी को किया है थोड़ा अर्थव्यवस्था को और संतुलित करने के लिए। टाइम तो वही हमारा, हम 9:30 बजे से 5:30 बजे करते हैं, टाइम तो वही हम व्यवस्थापन किए हैं। सेवा में कहीं कमी नागरिक को नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सभी जगह इस बात को सुधार किया गया है। जैसे अभी आप यूक्रेन का जो अभी बात उठाया है, वहाँ का प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ रहा है, तो उस प्रभाव से बचने के लिए थोड़ा सा हम लोग सतर्क तो जरूर होना जरूरी है, सरकार का सतर्क होना जरूरी भी है, अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व। तो हम सभी व्यवस्था को अपने मितव्ययता के आधार से सभी चीज़ को हम थोड़ा सा व्यवस्थापन कर रहे हैं। अच्छा, आप आए हैं, यहाँ उद्घाटन हो रहा है राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है, कितना फ़ायदा इसका, चूँकि सीमा क्षेत्र है, नेपाल को होने वाला? नहीं ये क्या है कि हम तो WTO के सदस्य भी हैं, दोनों देश सदस्य भी है, उसके मापदंड के हिसाब से करना चाहिए, हमारी एक समझौता है। उसी के अंग के रूप में यह भी जो खासकर रक्सौल में जो खुला है, या इससे पहले से भी नेपाल सरकार के तरफ से कि भारत सरकार जो है सीमावर्ती क्षेत्र में ये खाद्य का जो है परीक्षण का शुरू किया जाए। जो अभी भारत सरकार ने यहाँ जो आज उद्घाटन की बात हो रहा है, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इससे नेपाल के जो उद्यमी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए एक सहज सुविधा हुई है। तो जांच के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, कलकत्ता और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत सहज हुई है, और इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहते हैं कि सभी जगह जहाँ ICP बनी है, उस सभी जगह जो है वह परीक्षण का केंद्र खुले, है नहीं। जैसे अब नेपालगंज में खुलना चाहिए, महेंद्रगढ़ में खुलना चाहिए, काकरभिटा में खुलना चाहिए, और वहाँ विराटनगर में। और नेपाल सरकार की तरफ से हमने सभी जगह, ताकि इधर के जो व्यापारी है वो सामान लेकर जाए, हम 7 जगह हमने खोल कर रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी सभी जगह आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सभी जगह जो है इस तरह का प्रयोगशाला खोलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कृषि मंत्री आप हैं, कितना वो देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में कृषि के क्षेत्र में? नहीं, कृषि के क्षेत्र में देखिए स्वाभाविक रूप में कृषि क्षेत्र में हमारी कृषि प्रधान देश है, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और भारत सरकार से हमारा जो समझौता है, अभी हमने 1.5 लाख मीट्रिक टन का एमओयू किया है मल खाद के लिए, बहुत जल्द ही जाने का अवस्था है। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो प्रविधि है, यहाँ का जो वैज्ञानिक है, उसके बीच में हमारा दोनों देश के बीच में एक समझौता है। उसमें हम सभी सिंचाई से लेकर विद्युतीय व्यापार से लेकर है कृषि क्षेत्र में सभी चीज़ में हम चाहते हैं कि भारत का जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को नेपाल में उसको करे। उसी प्रकार से हमारा भी कृषि क्षेत्र में काफ़ी जो है हम आत्मनिर्भर हो, उत्पादन हमारा बढ़े। हम चाहते हैं भारत सरकार का जो भी समस्याएं हमारी है, जैसे पशु के क्षेत्र में हो, हमारी मतलब हमारी हवा पानी एक है, हमारी जलवायु एक है, हमारी रोग भी एक है, निदान भी एक है। इसलिए भारत से हमारी कृषि क्षेत्र में नहीं लेकर सभी क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारा जो संबंध है और मजबूत हो, और हम चाहते हैं कि नेपाल भारत मिलकर यहाँ के दोनों देश की जनता का खुशहाली बने।
तो साफ तौर पर खुशहाली बने, और चाहे जितनी बातें की जा रही हूँ भारत नेपाल संबंधों को लेकर, लेकिन महेंद्र राय जी का साफ तौर पे ये कहना है कि भारत और नेपाल के संबंध पहले जैसे थे उससे आगे जा रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं।